हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक बार एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन में मिले हैं और पिछले वीडियो में शायद मैंने एक दो क्वेश्चंस दिए थे जिसका कमेंट भी आया था, लेकिन पता नहीं बहुत सारा कमेंट आया इसलिए थोड़ा सा उसको लिखना मैं भूल गया हूँ। तो कोई बात नहीं है, आप लोग इसी तरह से जवाब देते रहें और बताते रहें कि क्या क्वेश्चन है। ऐसे जो जिन्होंने भी आंसर दिया था उन सभी का आंसर सही था, मैंने कमेंट देखे थे। और कुछ लोगों ने तो कमेंट करके ये भी बताया था कि सर देख लीजिए कमेंट, मैंने आंसर दे दिया। तो आप लोग का आंसर सही था। क्वेश्चन क्या था ये भी मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मेजरमेंट 2 था, शायद स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या किसका कॉम्बिनेशन है ये पूछा था मैंने, और एक और कोई क्वेश्चन दिया था मैं भूल रहा हूँ। चलिए आज देखते हैं। आज हम लोग रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में देखते हैं। रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जो कि एग्जाम के पहले एग्जाम में जो पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे और जानेंगे इसके वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद यूजेस फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में है एएम ट्रांसमीटर, एफएम ट्रांसमीटर, सी में है रडार और डी में है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारा ट्रांसमीटर है, एएम ट्रांसमीटर होता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर होता है और एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम ट्रांसमीटर। तो एएम ट्रांसमीटर के लिए जो रेंज होता है वो रेंज कितना होता है, तो वही रेंज होता है 540 किलो हर्ट्ज टू 1650 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ध्यान में रखने वाली ये बात है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का रेंज क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब इसका रेंज किस में होगा, किलो हर्ट्ज में होगा। तो ये यहां से ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है तो इसका रेंज कितना होगा, तो 88 मेगा हर्ट्ज टू 108 मेगा हर्ट्ज। ये आप लोग इसको अपने मोबाइल के रेडियो सेक्शन में भी ये देख सकते हैं। एफएम का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 88 से स्टार्ट होगा और आपको 108 मेगाहर्ट्ज तक ये देखने को मिलेगा। तो ये दोनों वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एएम ट्रांसमीटर से है, कहने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ और पूछ रहा है कि ये किसका फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो किसका होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एएम ट्रांसमीटर। एएम ट्रांसमीटर इसका सही जवाब है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेडियो रिसीवर के केस में। रेडियो रिसीवर के केस में चले आओगे तो हम लोग जानते हैं सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल के अंतर्गत जो हमारा दो रेडियो रिसीवर होता है, एक होता है सुपर हेटेरोडाइन, समझ रहे होगे इसको, सुपर हेटेरोडाइन एएम रेडियो रिसीवर, और एक हो जाएगा सुपर हेटेरोडाइन एफएम रेडियो रिसीवर। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो सुपर हेटेरोडाइन एफएम के केस में, एफएम रेडियो रिसीवर के केस में इसका आईएफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है। आईएफ फ्रीक्वेंसी यहां से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के केस में। एफएम के लिए आईएफ फ्रीक्वेंसी और सेम टू सेम एएम के लिए आईएफ फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा एफएम के लिए हमेशा आईएफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। हमेशा ये कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों स्टूडेंट को कि सर हम इसका फ्रीक्वेंसी बैंड कैसे याद रखेंगे। कभी कभी होता है कि कोई स्टूडेंट क्या करता है एम में 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज सिलेक्ट कर लेता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा एएम का फ्रीक्वेंसी हमेशा एफएम से क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब एफएम का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एएम से हमेशा ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये हमेशा मेगाहर्ट्ज में होगा। हम लोग जानते हैं किलो हर्ट्ज का कितना होता है, 10 टू पावर क्यू होता है, और मेगाहर्ट्ज का 10 टू पावर 6 होता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि एएम का फ्रीक्वेंसी और एफएम का फ्रीक्वेंसी दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। कहने का मतलब कि एफएम का फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा एएम के से। ठीक है, अब देखिए आईएफ की बात आती है तो सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर के केस में इसका आईएफ कितना होता है, तो एएम का होता है 455 किलो हर्ट्ज। ध्यान में रखिएगा यहां मैं किलो हर्ट्ज लिख रहा हूं, किलो हर्ट्ज क्यों लिख रहा हूं, अभी अभी मैंने बताया कि एएम का क्या होता है फ्रीक्वेंसी
लो होता है किसके कंपैरिजन में, तो एफएम के कंपैरिजन में, इसलिए इसका क्या है, किलोहर्ट्ज में है। ठीक है, तो ये इसका ये फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि हमेशा पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। एफएम रेडियो रिसीवर का ये फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो ये हम लोग जानते हैं कि एफएम का क्या होता है, बैंडविड्थ होता है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है क्या होता है, मेगाहर्ट्ज में होता है। तो इसका आईएफ फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, तो मेगाहर्ट्ज में होगा, तो इसका होता है 10.7 मेगाहर्ट्ज। तो यहां से ये चार ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। याद क्या, इसको एबीसीडी की तरह अपने माइंड में बना करके रखना है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर पेन पेपर लेकर के बैठे हैं तो इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया और यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बनते थे ये भी देख लिया। तो स्क्रीनशॉट आप लोग का हो गया होगा। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हमारा रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, आजकल जितने सारे भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं वो किसके द्वारा कर पा रहे हैं, तो इसी रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा कर पा रहे हैं। चाहे वो टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग हो, रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग हो, या फिर आपका मोबाइल कम्युनिकेशन हो, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, या रडार कम्युनिकेशन हो, सब में क्या करते हैं, तो किसी सिग्नल को ट्रांसमीटर के हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर के हेल्प से उसी को रिसीव करने का काम किया जाता है। तो ओवरऑल हम लोग जितना भी कम्युनिकेशन देखा जाए, चाहे वो कंप्यूटर का डेटा कम्युनिकेशन हो, तो सिस्टम ए टू जेड किससे जुड़े हुए हैं, तो इसी रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हैं। मैंने रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन जब पढ़ा रहा था तो इसका एक इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन में क्या कहा था, देखिए आपका जो सब्जेक्ट है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये जो रेडियो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ईएम वेव को इंडिकेट कर रहा है। ईएम वेव कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका प्रॉपर्टी सेम टू सेम लाइट के प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा मैच करता है। जैसे लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेम टू सेम इसी का वेलोसिटी के बराबर होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंडिकेट कर रहा है, जिसको हमको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ईएम वेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, चलिए आइए कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। कम्युनिकेशन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है, इसी को तो हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसी कम्युनिकेशन के साथ लग गया है क्या, एक टेली मीन्स होता है दूरी। टेली मीन्स क्या होता है, दूरी। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति अगर इस पॉइंट पे है, कोई व्यक्ति अनदर पॉइंट पे है, कहने का मतलब डिस्टेंस है, दो व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस है और वो संपर्क कर पा रहे हैं, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन। और ये एक दूसरे को मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे से एक्सचेंज कर पा रहे हैं, वो किसकी मदद से कर पा रहे हैं, तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से कर पा रहे हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से हम लोग पढ़े थे ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना होता था, वो क्या करता था, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है उस इलेक्ट्रिकल को ईएम वेव में कन्वर्ट कर देता था, ईएम वेव में कन्वर्ट कर देता था। और यही वाला ईएम वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो लाइट के स्पीड से ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। रिसीवर जहां होता है, जिसको रिसीव करना होता है, वो क्या करता है, उसी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है जिस फ्रीक्वेंसी पे इसको ट्यून्ड किया जाता है। तो ये उसी वाले सिग्नल जितना फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट किया गया है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। टीवी में क्या करते हैं, चैनल सिलेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, उस फ्रीक्वेंसी को एलोकेट करता है, तो उसी फ्रीक्वेंसी को ये रिसीव करता है। तो सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग इसलिए इसको रेडियो वेव भी कहते हैं। रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों एक ही है। ठीक है, इसके मीन्स को ये समझिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पूरा जो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन है उसी की मदद से हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो जितना सारा भी कम्युनिकेशन है वो सारा इसी की मदद से हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग आजकल के जीवन में, डेली लाइफ में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। ये अगर ये ना होता तो सोच लीजिए दुनिया कहाँ होती। वही फिर कौवे और कबूतर की मदद से चिट्ठियां आज भी जा रही होगी। कबूतर जा जा जा, गाना सुने होंगे। तो ये सारा देखिए पुरानी बातें हैं। अब नए दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो नए नए
व्हाट्सएप हो गया, ये सब फेसबुक सोशल नेटवर्किंग का जाल देख ही रहे कितना बड़ा मकड़ जाल है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है कि जो हमारा वीडियो सिग्नल है, हम लोग टेलीकम्युनिकेशन से एक और हम लोग का इसी में सब्जेक्ट है क्या, टेलीविजन सिस्टम, टेलीविजन इंजीनियरिंग। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दो तरह के सिग्नल को एक साथ सेंड कर रहे थे। एक होता था हमारा वीडियो सिग्नल और एक होता था हमारा क्या, ऑडियो सिग्नल। उन दोनों को सेंड किया जा रहा था, तो दोनों में क्या हो रहा था, चेंजिंग आ रहा था। देखिए यहां से मैं 2-4 ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा, हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये कोई कहने का नहीं है कि ये रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में पूछेगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको कहां पूछ दे, तो टेलीविजन वाले क्वेश्चन में पूछ दे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टीवी का यहाँ पे रेडियो में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि द वीडियो सिग्नल इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग इज मॉड्यूलेटेड बाय। तो देखिए दो तरह के सिग्नल होते थे, एक वीडियो का और एक ऑडियो का। हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा इंडियन टेलीविजन सिस्टम है वो यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वीडियो वाले सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्या किया जाता है, मॉड्यूलेटिंग किया जाता है, और ऑडियो वाले को एफएम सिग्नल से मॉड्यूलेटिंग किया जाता है। कहने का मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज होता है, इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी एक अलग तरह का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है, किसका, तो VSB। तो यहां देखिए दोस्तों ऑप्शन में आपको 3-4 है ऑप्शन, एक है FM, AM, PM और VSB। तो यहाँ पे AM और VSB दोनों दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों दिया हुआ है तो इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखेंगे। तो स्पेशल क्या है वीडियो वाले में, तो VSB है। तो वेस्टिजियस साइड बैंड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक होता है पोजी और प्रीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोजी एंड प्रीजी आर कंसीडरेशन व्हेन ए सैटेलाइट फॉलोज। देखिए ऑर्बिट अगर देखा जाए तो ऑर्बिट में हम लोग एक ऑर्बिट जानते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में क्या होता है, ये अर्थ है और ये जो सैटेलाइट है वो क्या होता है, इलिप्टिकली इसमें मतलब मूवमेंट कर रहा होता है। तो एक पोर्शन देखा जाए तो एक बहुत ही नजदीक, एक ऐसा कंडीशन आता है इस वाले इलिप्टिकल के केस में, एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब सैटेलाइट एक पोजीशन पे क्या होगा कि इस अर्थ से बहुत ही नजदीक होगा, और एक ऐसा पोजीशन होगा कि ये जो सैटेलाइट है वो क्या होगा, बहुत ही दूर होगा। तो इन्हीं दोनों पोजीशन को एक को एपोजी की कहा जाता है, एक प्रीजी कहा जाता है। तो ये किसको क्या कहा जाता है, आप लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले ऑर्बिट वाले सेक्शन में मैंने इसको बताया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले में ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, एपोजी और प्रीजी किससे रिलेटेड है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट से रिलेटेड है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन में ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज पोलराइज्ड। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन को हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकली पोलराइजेशन करते हैं, वर्टिकली पोलराइजेशन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ग्राउंड वेव इज वर्टिकली पोलराइज्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में कि सैटेलाइट अप्लाइड फॉर वेदर ब्रॉडकास्टिंग इज कॉल्ड। वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सा सैटेलाइट का यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है TIROSN। इसका पूरा नाम, इस सैटेलाइट का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है टेलीविजन इंफ्रारेड ऑपरेशनल सैटेलाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो TIROSN इस सैटेलाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि द डी लेयर अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, हर एक लेयर, डी लेयर जो आइनोस्फेयर लेयर का लेयर है उसका क्या है, एक रेंज होता है कि इतना किलोमीटर से इतना किलोमीटर तक डी लेयर, इतना किलोमीटर से इतना किलोमीटर एफ लेयर। तो ये सारा में डी लेयर का पूछ रहा है, तो डी लेयर कितना से कितना किलोमीटर तक है, तो 50 to 90 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से 50 to 90 किलोमीटर किसका है, तो डी लेयर का, डी लेयर का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ यागी उडा एंटीना। यागी उडा एंटीना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीना है, हमेशा इसका देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, टेलीविजन इंजीनियरिंग हो या फिर यहाँ रेडियो इंजीनियरिंग हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या आता है, यागी उडा एंटीना का जो डायरेक्टिव गेन होता है, मतलब कि गेन इसका हाई गेन एंटीना इज कॉल्ड यागी उडा एंटीना। डायरेक्टिविटी इसका हाई होता है, तो यागी उडा एंटीना का सबसे ज्यादा हाई होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो रेडियो एंड टेलीविजन रिसीविंग वाला एंटीना में ये मोस्टली लाइक एज ए यूज होता है। तो वही कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ यागी उडा एंटीना।
तो यागी उडा एंटीना का दोनों पार्ट होता है, एक डायरेक्टर रिफ्लेक्टर होता है, ये दोनों यागी उडा एंटीना का पार्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, डायरेक्टर एंड रिफ्लेक्टर बोथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक इंपेडेंस ऑफ फ्री स्पेसिस। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, 377 ओम, ये भी सही है, और बी वाला ऑप्शन है 120 पाई करके है, 120 पाई ओम, तो ये भी सही है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए बी, बोथ ए बी। अब ये दोनों क्यों सही है, तो इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका अगर कैलकुलेट करोगे 120 पाई का, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 377.77 करके समथिंग आएगा। तो ये दोनों जो आंसर है वो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएफ एम्पलीफायर आर फिल इन द ब्लैंक्स एम्पलीफायर। तो देखिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है, ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर ये ट्यून्ड एम्पलीफायर क्यों कहलाता है। तो देखिए ट्यून्ड सर्किट क्या होता है, तो जब हम किसी एक कैपेसिटर और इंडक्टर को पैरेलल सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, ट्यून्ड सर्किट। देखिए इसका एक और नाम है, ट्यून्ड को एक और नाम से जानते हैं, टैंक सर्किट के नाम से भी। तो कभी भी कंफ्यूजन मत होइएगा, ट्यून्ड सर्किट का है या टैंक सर्किट का है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आरएफ एम्पलीफायर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्यून्ड सर्किट। जब इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं उसी को ट्यून्ड सर्किट कहते हैं, और उसी को हम लोग टैंक सर्किट के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हेलिकल एंटीना गेन डिपेंड्स ऑन। हेलिकल एंटीना जो होता है उसका जो गेन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, एक है हेलिकल डायमीटर, नंबर ऑफ टर्न, वेवलेंथ। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों पे डिपेंड करता है, हेलिकल डायमीटर पे भी, नंबर ऑफ टर्न पे भी और वेवलेंथ पर भी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चैनल अलॉटेड फ्रॉम सेल्युलर टेलीफोन में कितना नंबर ऑफ चैनल अलॉकेट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 666 याद रखिएगा, 666। ठीक है, उसके बाद है स्कीप जोन इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए स्कीप जोन इज ऑल्सो नोन एज, तो स्कीप जोन का 2-3 नाम है, एक है साइलेंस जोन, एक है डेड जोन। तो ये दो हो गए, और एक स्कीप जोन, ये तीनों किसका एक ही नाम है। साइलेंस जोन भी बोल सकते हैं, स्कीप जोन भी बोल सकते हैं, डेड जोन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, साइलेंस जोन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइलेंस जोन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कू बैंड। तो कू बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, तो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। कू बैंड, का बैंड, ये सब क्या है, तो ये सारा फ्रीक्वेंसी बैंड है जो कि सैटेलाइट यूज करती है, का बैंड, कू बैंड। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज, तो यहाँ पे कू बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ रहा है, तो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ मेनी सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ है, इस अर्थ के किसी भी हिस्से से हमको अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है तो मिनिमम कितना सैटेलाइट का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम लोग 3 सैटेलाइट के हेल्प से क्या कर सकते हैं, अर्थ पे पूरे ग्लोबल में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं। तो मिनिमम 3 सैटेलाइट रिक्वायर्ड होते हैं पूरे ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, फिर कह रहा है ये सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर आईएफ इज 450 किलोहर्ट्ज। एक सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर है, उसका आईएफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आईएफ फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। तो आईएफ बराबर क्या दिया हुआ है, आईएफ बराबर दिया हुआ है 350 किलोहर्ट्ज, 350 किलोहर्ट्ज, 300 नहीं है, 450 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि जो हमारा सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एफएस का वैल्यू दिया हुआ है 1200 किलोहर्ट्ज, 1200 किलोहर्ट्ज। तो देखिए ये किलोहर्ट्ज में दिया हुआ है, तो ये किलोहर्ट्ज में दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो इमेज फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे अगर आईएफ दे दिया गया है तो जो दिया गया है वही लेंगे। अगर यहाँ पे आईएफ नहीं दिया हुआ रहता तो आईएफ कितना लेते, तो 455 किलोहर्ट्ज, जो कि अभी मैंने बताया कि एएम के लिए आईएफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है 455 किलोहर्ट्ज, और एफएम के लिए होता है 10.7 मेगाहर्ट्ज, हाँ मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पे आईएफ दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वही लेंगे। ठीक है,
तो इमेज फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, इमेज फ्रीक्वेंसी बराबर होता है IF प्लस FS प्लस 2 इंटू IF। तो यहाँ पे FS का वैल्यू कितना है तो 1200 है और प्लस 2 इंटू IF का वैल्यू कितना है तो 450 है। तो यहाँ पे 1200 और प्लस 900 हो जाएगा, कहने का मतलब 12 9 2100 किलोहर्ट्ज, ये हो जाएगा इमेज फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैर्डिनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, स्विचिंग ऑफिस। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, कनेक्ट मेनी एंड ऑफिस। इसका शायद क्या हो जाएगा, रीजनल ऑफिस शायद होना चाहिए, देखना पड़ेगा इसको हम देख करके नेक्स्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 16, फिल इन द ब्लैंक्स, कनेक्ट्स मेनी एंड ऑफ ऑफिस। ऑप्शन में है टैंडम ऑफिस, रीजनल ऑफिस, स्विचिंग ऑफिस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आप लोग के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग कितना होगा, मतलब कितना कितना फ्रीक्वेंसी तक के मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग कर सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो इसका आंसर होगा 5 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है, 5 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहां से एक और क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा मैक्सिमम बैंडविड्थ और एम का, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैक्सिमम बैंडविड्थ तो क्या होता है 2 FM, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का दुगना। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो 5 किलोहर्ट्ज। तो इसका बैंडविड्थ कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 बराबर 10 किलोहर्ट्ज। तो यहां से ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने, ये हमेशा पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन ऑफ एन एंटीना, किसी एंटीना का अगर मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन दिया हुआ है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डायरेक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डायरेक्टिविटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद कह रहा है कि द बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज, एफएम का बैंडविड्थ कितना होता है, तो एफएम का बैंडविड्थ होता है 200 किलोहर्ट्ज, 200 किलोहर्ट्ज। एफएम का बैंडविड्थ कितना होता है 200 किलोहर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि द टर्म ऑफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी FMUF बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, FC सेकाई, सेकाई। यहाँ पे 5i करके होता है पर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है FC सेकाई, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन में रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव 20 VVI ऑब्जेक्टिव, उसमें मैंने कुछ और VVI ऑब्जेक्टिव आपको बताया, तो उसको याद रखना है। ये सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देखिए मुझे नहीं पता क्वेश्चन में आप लोग का एग्जाम में क्या आने वाला है, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि वही आएगा जो आपका प्रीवियस एग्जाम में दिया हुआ है, जो पहले पूछा हुआ है। तो आप लोग का काम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम 2 बार 3 बार 4 बार इतने बार रिवीजन कर लो कि अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो आपका नहीं छूटेगा। और मैं एकदम विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 से लेकर के 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे तो मैं कहता हूं कि आपका 90% क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। कुछ है जो कि इधर उधर क्वेश्चन पूछता है, इधर उधर करता है, तो वो 10%, ठीक है। तो आप 2016 से लेकर 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जितने बार करते रहो जब तक कि वो सारे के सारे आपको एकदम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो ये काम आपका है, आप कैसे करोगे। अगर उसमें किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप में बताओ, टेलीग्राम ग्रुप में बताओ, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो वो बताओ, उसका सोल्यूशन हम लोग देने का आपको कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए, ठीक है।